Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with class 9th history chapter number 3 Nazism and Rise of Hitler. देखो, हिटलर का नाम मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना ही होगा. ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आज से पहले आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आपने हिटलर का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा. ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये अपने आप में हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड स्टोरी है क्योंकि इसमें आपको दो वर्ल्ड वॉर देखने मिल जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. ये दोनों ऐसे इंसिडेंट थे पूरी दुनिया के लिए जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और दोनों तरीके मतलब दोनों जो वॉर थे, वर्ल्ड वॉर 1 एज वेल एज वर्ल्ड वॉर 2, दोनों ने पूरी दुनिया को काफ़ी अफेक्ट किया है और इंडिया को भी किया है. वो कैसे किया है ये सारा कुछ हमें स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देखो डिस्क्लेमर मैं चैप्टर शुरू होने से पहले दे दूँ. पिछले दो चैप्टर्स यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन की तरह ही ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले दो चैप्टर्स की तरह कहीं पर भी पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगेगा. इवन अगर आप बिना किसी के हेल्प के है ना खुद भी इस चैप्टर को रीड करें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया. पूरे स्टोरी को, पूरे कंटेंट को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जमाया गया है और अगर आप लेक्चर्स की मदद से पढ़ रहे हैं तब तो फिर आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी इस चैप्टर में होने नहीं वाली. ठीक है, शुरू करेंगे छोटी सी कहानी से. ठीक है, डिस्क्लेमर यही था कि आप इस चैप्टर को इस मोटिव से ना पढ़ें कि आपको आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, इस मोटिव से पढ़ो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करनी है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आप इस चैप्टर में गेन कर पाओगे आपके आंसर्स उतने ही ज़्यादा बेटर होंगे. ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करेंगे चैप्टर. देखो चैप्टर के दो पार्ट नाम में ही समझ में आ रहे हैं. नाजिज्म मतलब सोशलिज्म की तरह या कम्युनिज्म की तरह ही ये क्या है, एक तरीके का कंसेप्ट है नाजिज्म. ठीक है, और राइज ऑफ हिटलर. ठीक है, अब हिटलर कौन था, क्या था, ये थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी स्टोरी से जिसमें आपको एक बच्चे की कहानी बताई गई है. ये जो हेलमट है ये जर्मनी में रहने वाला एक 11 साल का बच्चा है. ठीक है, ये इज़ अ जर्मन बॉय. कहाँ पर रहता है ये, जर्मनी. अब जर्मनी कहाँ है, जर्मनी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है. मार्कर नहीं दिख रहा है क्या ठीक से? हेलमट एक 11 साल का जर्मन बॉय है ना, मतलब जर्मनी में रहता है और जर्मनी क्या है, यूरोप में एक कंट्री है. ठीक है, एक बार एटलस खोल के, एटलस नहीं है तो वर्ल्ड मैप खोलो, यूरोप का मैप खोलो, ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से मिलेगा और उसमें आप एक बार लोकेशन देखो कि जर्मनी कहाँ पर है. ठीक है, वाइट बोर्ड है, मैं नहीं दिखा सकती यहाँ पर, इसलिए आपको एटलस का या मैप्स का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, चलो अब हेलमट जो कि जर्मनी में रहने वाला एक बच्चा है 11 साल का. ठीक है, इस 11 साल के बच्चे को एक अजीब सा कन्वर्सेशन सुनने मिलता है. कन्वर्सेशन किसके बीच में, अपने पेरेंट्स के बीच में. ठीक है, एक दिन हेलमट सुनता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके मदर और फादर हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके फादर उसकी मदर को पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्या मैं अकेले सुसाइड कर लूँ, क्या मेरी अकेले की जान जाए, या फिर हम सारे लोग मतलब हमारी फैमिली, हम तीनों लोगों की फैमिली को मैं ख़त्म करूँ. ठीक है, हेलमेट को कुछ समझ में नहीं आता कि किस बारे में बात हो रही है या रेफरेंस क्या है इस चीज़ का, लेकिन जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं उसका डिसीजन अगले दिन क्या होता है कि हेलमेट जो होता है वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ जो वुड्स में जाता है, मतलब जंगलों में जाता है और एक पिकनिक जैसा एक पूरा दिन वो साथ में बिताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं और मतलब एक फैमिली टाइम, अच्छा खासा फैमिली टाइम वो बिताते हैं. और जब वापस आते हैं, ठीक है, तो हेलमेट को रियलाइज़ होता है कि दैट वाज द लास्ट टाइम जब उसके फादर उसके साथ थे. क्यों, क्योंकि उसके बाद हेलमेट के फादर क्या करते हैं, अपने ऑफिस में अपने आप को शूट कर लेते हैं. ठीक है, क्यों करते हैं अपने आप को शूट, इसका कारण आपको अभी मैं बताऊंगी. ठीक है, हेलमेट के फादर की जो वर्दी होती है, ठीक है, मतलब जो उसकी यूनिफॉर्म होती है उसको लेकर क्या करती हैं हेलमेट की मदर, जो उनकी फायर प्लेस होती है उनके घर में, उसमें जला देती है. राइट, अब हेलमेट जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसको पिछले दिन की जो बातें हैं वो समझ में आती है कि अच्छा जो पहले बात हो रही थी वो इस सेंस में हो रही थी. ठीक है, अब यहाँ पर
अभी आपको नहीं बताया जाएगा कि हेलमट के फादर असल में सुसाइड करते क्यों हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट के बाद हेलमट जो होता है वो अगले 9 साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाता। क्यों? क्योंकि हेलमट को लगता है कि उसके फादर ने सुसाइड कमिट कर ली है और अब उसकी मदर ऐसा हो सकता है कि उसके खाने में जहर मिला दे, ठीक है। तो मतलब डेथ के डर से वो क्या करेगा, अपने घर में 9 साल तक खाना नहीं खाएगा जब तक वो एक सर्टेन एज तक नहीं पहुंचता, ठीक है। अब चैप्टर यहाँ पे एनसीईआरटी ने यहाँ पे सस्पेंस बना के छोड़ दिया कि क्यों हेलमट के फादर ने सुसाइड किया। मैं सस्पेंस नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया। क्योंकि जिस समय हेलमट के फादर ने सुसाइड किया वो था नाजिज्म का टाइम, ठीक है। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जहां पर लोग, जो नाजिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको बोला जाता था नाजी, ठीक है। और ये नाजिज्म लेकर कौन आया था? हिटलर। अब हिटलर का आपने जहां पर भी नाम सुना है आपने इतना तो समझा होगा कि हिटलर एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का पर्सन था, ठीक है। अब ऐसे लोग जनरली कहाँ पाए जाएंगे? आर्मी में। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिटलर जो था ये नाजिज्म लेकर आया, तो एक रेडिकल चेंज किस में आया है? आर्मी में, ठीक है। देखो हेलमट के फादर जब सुसाइड करते हैं वो ईयर कौन सा होता है? 1945, ठीक है। और 1945 में क्या होता है? जर्मनी जो है ये सरेंडर कर देता है अलाइड पावर्स को, है ना। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि बहुत सिस्टमेटिक है, अब तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो ये कुछ डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ आपके 1914 से लेकर 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। ये वाला जो कारनामा है ये कहाँ पर हो रहा है? 1945। मतलब कि हेलमट के जो फादर हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद अपने आप को शूट कर लेते। क्यों? क्योंकि जर्मनी जिसके वो एक मेंबर थे, है ना, जिसके वो एक सिटीज़न हुआ करते थे, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाती है, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे? देखो कोई भी दो कंट्रीज़ हैं ए और बी, ये दो आपस में लड़ रही हैं, इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। तो वॉर सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। लेकिन मान लो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ कुछ बी का सपोर्ट कर दें, कुछ ए का सपोर्ट कर दें, तो दो ग्रुप बन गए, है ना। वर्ल्ड की कंट्रीज़ के दो ग्रुप बन गए। अब ये दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ दो कंट्रीज़ नहीं लड़ रही, दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड वॉर, ठीक है। देखो अभी अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ से कनेक्टेड हैं तो आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा था, तब भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि क्या ये वर्ल्ड वॉर है। बाकी क्योंकि कुछ कंट्रीज़ रशिया को सपोर्ट करती, कुछ कंट्रीज़ यूक्रेन को सपोर्ट करती। सेम इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो चल रहा है ना, वहाँ पर भी यही इशू होता। लेकिन किसी को भी वर्ल्ड वॉर अभी तक हमने नहीं बताया। ये दो वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हुए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से लेकर 1918 में, और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से 1945 में, ठीक है। देखो वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी से शुरू कर देंगे, वर्ल्ड वॉर 2 तक आएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ, राइट। वर्ल्ड वॉर 1 करता है शुरू जर्मनी। अभी जर्मनी में हिटलर नहीं आया है, ठीक है। जर्मनी में एक ओल्ड एम्पायर चल रहा है। यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, उनको लगता है कि हमें अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है। टेरिटरी एक्सपैंड करते हैं और क्या करेंगे? ऑस्ट्रिया नाम का एक पड़ोसी देश होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रिया यूरोप में जर्मनी के पास की एक कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? अपने अंडर ऑस्ट्रियन एम्पायर को मिला लेते हैं, ठीक है। तो एक पार्टी हो गई ये, और फिर ये क्या करने लगते हैं? आसपास की जो टेरिटरीज हैं, आसपास की जो कंट्रीज हैं, उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं, ठीक है। जिनके अगेंस्ट में कौन आ जाते हैं? कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जिसके अगेंस्ट में कौन आ जाएगा? फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, ये 3 कंट्रीज आ गई। मतलब एक तरफ ये कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ ये कंट्रीज हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ल्ड वॉर 1
शुरू कहाँ से हो रहा है? 1914 में। अब 1914 में जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है कि जर्मनी जो है ये इसका जो साइड है वो भारी होने लगता है, ठीक है। मतलब ये लोग हावी होने लगते हैं किसके ऊपर? फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड के ऊपर। ये फ्रांस का बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लेते हैं और साथ में बेल्जियम का भी बहुत सारा एरिया कैप्चर करते हैं, ठीक है। बात पहुंच गई लड़ते लड़ते कहाँ तक? 1914 से शुरू हुआ था 1917। 1917 में फाइनली क्या होता है, ये कंट्रीज जो होती हैं ये यूएसए को बोलती हैं कि भाई आप हमारी तरफ आ जाओ। अभी तक 1917 तक यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल नहीं था, ठीक है। 1917 में ये कंट्रीज जो होती हैं ये क्या बोलती हैं यूएसए को कि आप हमारे साथ आ जाओ ताकि हम जर्मनी को हरा सकें, ठीक है। तो यूएसए किसको ज्वाइन कर लेता है? ये वाले ग्रुप को। ये दोनों ग्रुप के नाम हैं, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाले ग्रुप को बोला गया है सेंट्रल पावर्स। इनको क्या बोला गया है? सेंट्रल पावर्स। और ये वाला जो ग्रुप है इस पूरे ग्रुप को बोला गया है अलाइड पावर्स। आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। इस वाले ग्रुप को बोला गया अलाइड पावर्स और ये वाले ग्रुप को बोला गया सेंट्रल पावर्स, ठीक है। अब अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में क्या हो गया? आपका वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। 1914 से शुरू हुआ। जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर साथ में थे एक तरफ और दूसरी तरफ थे फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर मिलकर क्या करते हैं? फ्रांस और बेल्जियम के कुछ एरियाज को कवर कर लेते हैं, जिसके कारण ये कंट्रीज अलाइड पावर्स जो हैं ये यूएसए को रिक्वेस्ट करती है 1917 में कि आप हमारा ग्रुप अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि हम वर्ल्ड वॉर 1 भी ख़त्म कर सके और जर्मनी को हरा भी सके। यूएसए कर लेता है ज्वाइन 1917 में। जैसे यूएसए ज्वाइन करता है, यूएसए की जो एडवांस्ड मिलिट्री होती है ना, जिसके कारण क्या होता है कि जर्मनी को हरा दिया जाता है। यूएसए के पास काफ़ी पावर है ना, मिलिट्री वाइज भी और फाइनेंशियली भी, ठीक है। यूएसए को बहुत पहले से हम एक पावरफुल नेशन के रूप में देखते आ रहे हैं, ठीक है। 1917 में जैसे ये वर्ल्ड वॉर 1 ज्वाइन करेगा, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म। मतलब किसको हरा दिया? जर्मनी को हरा दिया। देखो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को जब हराया जा रहा था तो किंग तो जर्मनी का कोई और ही था, लेकिन जर्मनी की जो आर्मी थी उसका एक कमांडर होता है हिटलर। आर्मी का एक कमांडर कौन होता है? हिटलर। हिटलर की एज बहुत कम होती है उस समय। हिटलर को ये समझ में आता है कि जर्मनी पावरफुल तो है, क्योंकि जब तक यूएसए नहीं आया था ये क्या कर रहा था? इनके ऊपर हावी हो रहा था, अलाइड पावर के ऊपर हावी हो रहा था, ठीक है। तो हिटलर क्या करता है? जैसे ही हिटलर सोचता है कि मैं आर्मी का एक कमांडर हूँ, बहुत ब्रेवरी उसने शो की होती है, उसको बहुत सारे मेडल्स मिले होते हैं आर्मी के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ब्रेव तो होता है, ठीक है। और हिटलर को ये समझ में आता है कि अब समय है पावरफुल होने का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार जाएगा। अब देखो जर्मनी अगर हार गया है तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं, मतलब अलाइड पावर्स जो हैं, ये इनको क्या बोलेंगे कि भाई देखो वॉर आपने चालू किया था, ठीक है। अब वॉर में हमारे बहुत सारे लोग भी मरे, हमारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी गए, ठीक है। जो रिसोर्सेज और जो पॉपुलेशन थी हमारी, वो अगर वॉर में नहीं लगी होती तो कंट्री में कुछ काम कर रही होती, कुछ काम कर रही होती तो पैसा कमा रही होती, पैसा कमा रही होती तो कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बढ़ता, ना कि कम होता, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने वॉर चालू किया। अब आपने वॉर चालू किया और आप हार गए, तो अब जितना भी हमारा नुकसान हुआ है ये इसकी भरपाई हम आपसे कराएंगे, ठीक है। मतलब अलाइड पावर्स जो थे वो भरपाई किससे कराने वाले हैं? कंपनसेट किससे कराने वाले हैं? जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी से जब ये लोग भरपाई करवाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। अब देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है, इस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी नहीं ख़त्म करना चाह रही हूँ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स यहाँ पर होती है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ। डिटेल्स पर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बेहद ह्यूमिलिएटिंग होती है, ठीक है। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है कि जर्मनी को बुरी तरीके से शर्मिंदा करने वाला, उसके पास से बहुत सारा
मनी भी ले लिया जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनसेशन भी ले लिया जाएगा, जर्मनी की पॉपुलेशन भी थोड़ी बहुत उससे ले ली जाएगी, जर्मनी की आसपास जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, है ना, ओवरसीज़ जितनी भी टेरिटरीज़ हैं वो भी उससे छीन ली जाएंगी, जर्मनी के रिसोर्सेज उससे ले लिए जाएंगे, कोल, आयरन और बहुत सारे ऐसे माइन वाले एरियाज़ जो हैं वो सारे के सारे जर्मनी से छीन लिए जाएंगे। मतलब जर्मनी को वॉर के बाद बुरी तरीके से अपाहिज करने वाली हालत किसने कर दी थी? अलाइड पावर्स ने, ठीक है। अब ऐसे में किसका राइज होगा? हिटलर का, ठीक है। वहाँ पर ऑलरेडी जैसे जर्मनी में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 जब चालू करते हैं तो यहाँ पर एक पुराना किंग होता है, ठीक है। किंग के साथ साथ यहाँ पर पार्लियामेंट भी होती है, ठीक है। किंग तो होता है, मोनार्की तो थी, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट भी थी, ठीक है। पार्लियामेंट जो थी उसकी पावर थोड़ी सी अब वो बढ़ती है, क्योंकि किंग को तो अलग कर देंगे यहाँ से, है ना। किंग को हटाया गया तो पार्लियामेंट की पावर जो थी वो बढ़ जाती है। पार्लियामेंट की पावर बढ़ती है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। पार्लियामेंट बहुत पॉपुलर क्यों नहीं हो पाती? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स उसका एक कारण है, क्योंकि जर्मनी के लोग पार्लियामेंट को ब्लेम करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मानने के लिए, जबकि पार्लियामेंट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब आप वॉर हार गए हो जो किसी और ने शुरू किया है ना, पार्लियामेंट से पूछ के आपने शुरू नहीं किया वॉर, लेकिन क्योंकि अब आप हार गए हो तो पूरा का पूरा कंपनसेशन, सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर आ गया? पार्लियामेंट के ऊपर, कि आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के लिए हाँ कैसे कर दी जब ये हमको इतना ज़्यादा तोड़ने के लिए बनाई गई है। बट पार्लियामेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग पार्लियामेंट को हेट करते हैं, ठीक है। इसी बीच में इस जो कन्फ्लिक्ट का फ़ायदा है वो कौन उठा लेता है? आपका हिटलर, ठीक है। हिटलर यहाँ पर पावरफुल होने की कोशिश करता है, ठीक है। हिटलर काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत सारी अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट करता है, यूथ जो है उसको अलग चीज़ें सिखाता है, मदर्स जो हैं उनको अलग चीज़ें सिखाता है ना। जो डिफरेंट रेसेस होती हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ें हिटलर करता है, जिसके कारण जर्मनी जो है वो अलग ही टाइप की कंट्री बन के रह जाता है। मतलब इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे जो भी प्योर जर्मन है ना, कोई भी मिक्स्ड रेस नहीं चलेगी, ज्यूज़ नहीं चलेंगे, जिप्सीज नहीं चलेंगे, कौन है ये लोग? सब पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो उसका क्या कहना था? हिटलर का कहना था कि भाई जर्मनी है तो सिर्फ प्योर जर्मन्स रहेंगे, कोई दूसरा रिलीजन नहीं, कोई दूसरा कास्ट नहीं, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन्स। अब जो बाकी लोग नहीं हैं जर्मन, है ना, जो लोग जर्मन नहीं हैं, जो किसी दूसरे रिलीजन को या किसी दूसरी रेस को बिलोंग करते हैं, उन सबको मार दिया जाएगा। अब मारने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मारने का एक तरीका था उसमें से, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मारने का एक तरीका उसमें से था यूथेनेशिया। मारने का यूथेनेशिया जो एक तरीका था, ये एक्चुअली सबसे आखिरी तरीका बताया गया मारने का। इससे खतरनाक और भी तरीके थे, लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ? ताकि आप हेलमेट की स्टोरी ख़त्म कर सकें, है ना। एक जो हमने कहानी शुरू की है उसको ख़त्म करने के लिए मैं पहले आपको ये बता रही हूँ। देखो, हिटलर ने बोला कि हमको चाहिए जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन्स, जो ओरिजिनल जर्मनी के लोग हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो प्योर हैं एकदम, उन जर्मन्स को आप केवल रखें, बाकी लोगों को मार दें। जो भी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जो दूसरी रेसेस के लोग हैं, सबको मार दो, अलग अलग तरीके से मारो, ठीक है। एक तरीका रखा उन्होंने यूथेनेशिया, ठीक है। यूथेनेशिया बेसिकली किसके लिए था? ऐसे लोग जो भले ही प्योर जर्मन्स हैं लेकिन फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है या डिसेबल है ना, या तो दिमागी रूप से डिसेबल है या तो फिजिकली शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, कोई बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, या मेंटली रिटार्डेड है। हिटलर का ऐसा मानना था कि भाई देखो, रिसोर्सेज अपने पास वैसे ही कम है ना, वर्ल्ड वॉर 1 में वैसे ही बहुत नुकसान हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वैसे ही बहुत ह्यूमिलिएटिंग है, ठीक है। तो अब हम ऐसे लोगों को एलिमिनेट करते चले जाए जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे। जो लोग फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड थे या मेंटली डिसेबल थे, हिटलर का मानना था कि भाई इन लोगों को भी ख़त्म करते चलो, भले ये प्योर जर्मन्स हैं लेकिन उनको क्यों एलिमिनेट करो? क्योंकि वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे, ना तो वो वॉर में जा सकते हैं, ना तो वो यहाँ रहकर अर्निंग कर सकते हैं। तो बेटर है कि भाई इन लोगों को ख़त्म करो, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। उनको ख़त्म करने के तरीके थे यूथेनेशिया। यूथेनेशिया इज़ अ काइंड ऑफ
वे जिसकी मदद से आप किसी को बिना एक डेंजर के, है ना, या बिना पेन दिए आप सामने वाले की जान ले रहे हो, ठीक है। यूथेनेशिया आप सिविक्स में भी पढ़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ा हायर लेवल पर जब कहीं जाएंगे, या न्यूज़ वगैरह में भी आप कभी यूथेनेशिया का नाम सुन सकते हैं, ठीक है। यूथेनेशिया 2 तरीके का होता है, एक एक्टिव, एक पैसिव। थोड़ा सा डिटेल है, समझ लो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई बुराई नहीं है। पैसिव और एक्टिव। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, ठीक है, जो कोमा में है, 50 मतलब 10-15 साल से, 12 साल से कोई कोमा में है, ठीक है, या बिना लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के कोई जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ किसी को हैं, ठीक है। ऐसे में अगर वो पर्सन खुद या उसके जो खास फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना, अगर उनकी सहमति होती है कि इस पर्सन की लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो कोर्ट्स उसको क्या करते हैं, जो जजेस हैं या जो जुडिशरी है, वो अगर उसको अलाउ करती है कि भाई ठीक है, आप इस व्यक्ति को कुछ ऐसा इंजेक्शन, कुछ ऐसा केमिकल इसकी या कुछ सब्सटेंस इसकी बॉडी में ऐसा डालो जिससे इसकी डेथ हो जाए, है ना, विद इन अ फ्यू मिनट्स सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्टिव यूथेनेशिया, मतलब आपने उसकी बॉडी में कुछ ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट किया जिसकी मदद से उसकी बॉडी में पॉइजन या दूसरी कोई चीज़ इन्वॉल्व हुई जिससे उसकी डेथ हो गई, है ना। और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, मान लो कोई पर्सन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या डायलिसिस या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो थोड़े समय में अगर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दिया जाए, मशीन्स को हटा दिया जाए, तो पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप उसके सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा देते हैं तो डेथ इज पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा था न्यूज़ में, दैट इज़ मैंने आपको इसका एक डिटेल बता दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव पैसिव हिटलर क्या यूज़ कर रहा था तरीका, ये हमको नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कनेक्ट करो हेलमेट की स्टोरी से। हेलमेट के जो फादर थे, ठीक है, ही यूज टू गिव यूथेनेशिया टू दी फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पीपल। वाई? बिकॉज वो क्या थे, ही वॉज अ डॉक्टर और फिजिशियन आई गेस, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनको हिटलर ने रखा था कि भाई आप क्या करो, जो भी फिजिकली और मेंटली डिसेबल लोग हैं आप उनको यूथेनेशिया दो, ठीक है, मतलब कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट करो जिसकी मदद से उनकी डेथ हो जाए, है ना, ठीक है। लेकिन हिटलर ने कभी भी पूरी दुनिया को ये नहीं बताया कि भाई हम लोगों को मार रहे हैं। उसने मीडिया को बहुत मैनिपुलेट करके रखा था, जिससे बहुत बाहरी दुनिया को बहुत आखिर तक 1945 के बाद तक लोगों को समझ आया कि हिटलर एक्चुअली इतने सारे लोगों को यहाँ पर मार रहा था, ठीक है। कैसे मार रहा था वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूथेनेशिया में एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन हो जाता है, हेलमेट के फादर, ऑल्दो ही डू नॉट वांट टू डू दैट वर्क विलिंगली, लेकिन क्योंकि हिटलर ने उसको बोला होता है या उसके जैसे बाकी लोगों को, फिजिशियंस को अपॉइंट किया जाता है, वो उनका काम होता है वर्ल्ड वॉर में, जिसके कारण क्या होता है कि उनको ये सारा काम करना पड़ता है। अब जब उनको ये समझ में आता है कि यार वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में तो हिटलर के पास पावर थी नहीं उतनी कुछ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारी जो हरकतें हो रही हैं ये कब होंगी, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद, क्योंकि हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी कर रहा है ना। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी हार जाएगा, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 होगा इसमें भी जर्मनी हारेगा अलाइड पावर से। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा और जर्मनी हार जाएगा, हिटलर भी खुद सुसाइड कमिट करेगा, ठीक है। तब यहाँ पर हेलमेट के फादर को समझ में आता है कि भाई भले ही हिटलर ने हमको ये काम करने के लिए कहा था, लेकिन किया तो है हमने, है ना। अब जो अलाइड पावर्स हैं, जो लोग जर्मनी को कैप्चर कर रहे हैं, जब उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो वो बदला लेने के लिए हमसे क्या करेंगे, हर लेक्चर में पेन का कैप तो गिरेगा, ठीक है। तो अलाइड पावर्स को जब ये चीज़ समझ में आएगी और वो रिवेंज लेने के लिए आएंगे, है ना, या जिन लोगों को यूथेनेशिया दिया गया है ज़बरदस्ती, उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आसपास के जो भी लोग हैं, अगर वो हमसे रिवेंज लेने आ गए तो वो हमको मार देंगे, ठीक है। तो बेटर है कि हम खुद ही उस सफरिंग को कम करें और हम खुद अपनी जान ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारण था हेलमेट के फादर का सुसाइड करने के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट है वो हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, हेलमेट की एक स्टोरी, हेलमेट के फादर का जो सुसाइडल केस था उसके बारे में, और वर्ल्ड वॉर 1 का भी हमको एक बेसिक आइडिया लग गया है। और हमें एंड रिजल्ट भी पता है कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो इसमें भी कौन हारा? जर्मनी। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर से के बाद सोचने वाली बात है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई जब जर्मनी को इतना ज़्यादा मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज जर्मनी में इतना ज़्यादा था, उसको इतना ज़्यादा तोड़ दिया गया, उसके बाद भी कैसे हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में जाने की हिम्मत करते हैं, है ना। ये अपने आप में एक ब्रेवरी थी। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पढ़ेंगे तब आप खुद ही इस चीज़ का आंसर ढूंढेंगे, राइट। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ थोड़ा सा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का, ठीक है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ज़रूरी था, है ना। अगर मैं आपको सीधा सीधा बता देती कि हेलमेट के फादर ने सुसाइड किया क्योंकि वो यूथेनेशिया देते थे, तो आप इतनी स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये सारी चीज़ें आपको थोड़े से डिटेल में बता दी, राइट। इसके आगे का जो लेक्चर है, इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लो, ज़्यादा अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है रीडिंग। मैंने आपको एक जिस्ट बताया, अब आप एक बार रीड कर लो, बस शुरू के 2-3 पेजेस जो हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।